और इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना के आंकड़ों से जुड़ी है। कोरोना के आंकड़ों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों में 70,421 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं और एक दिन में यानी इन्हीं 24 घंटों में 3,921 मरीजों की मौत की खबर है। मौत के आंकड़े जरूर विचारणीय है। लगभग 3,921 लोगों की जान गई है इन्हीं 24 घंटों में, जबकि केसेस कब रिपोर्ट हुए हैं और कुल वैक्सीनेशन 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ है। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या है 2,95,10,410। कुल मौतें अब तक 3,74,305। कुल सक्रिय मामले 9,73,158। 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या 1,19,501 और अब तक कुल डिस्चार्ज 2,81,62,158। 24 घंटे में वैक्सीनेशन हुआ है 14,99,771 लोगों का पिछले 24 घंटे में, और अब तक कुल वैक्सीनेशन हो चुका है 25,48,49,301 भारत के नागरिकों का। और कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर को लेकर अलग अलग किस्म के दावे किए जा रहे हैं। खास तौर पर इससे बच्चों को आर्थिक ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। तीसरी वेव को लेकर गोरखपुर के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरएन सिंह ने भी बच्चों का खास ख्याल रखने की सलाह दी। कोरोना की थर्ड वेव को लेकर स्वास्थ्य महकमे की तैयारियां जोर शोर पर है। वहीं विशेषज्ञ बच्चों के थर्ड वेव से ज्यादा प्रभावित होने का दावा कर रहे हैं। गोरखपुर के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरएन सिंह की माने तो पहली लहर की अपेक्षा दूसरी लहर में बच्चे अधिक संक्रमण का शिकार हुए हैं। ऐसे में तीसरी लहर में बच्चों पर अधिक प्रभाव पड़ने की आशंका है। देखिए, बच्चों का सेकेंड फेज में भी पहले के फर्स्ट फेज के कंपैरिजन में काफ़ी केसेस हुए हैं और थर्ड फेज में ये संभावना सब लोग जाहिर कर रहे हैं कि ज़्यादा होंगे, बच्चों पे ज़्यादा होंगे, क्योंकि एबव 18 की जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड हो जाएगी और बच्चों का जो है वैक्सीनेशन नहीं हुआ रहेगा। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि घर में बुजुर्गों को भी बच्चों से दूरी बनाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये संभव है कि बच्चे खुद संक्रमित न होने पाए, लेकिन बुजुर्गों को तेजी से संक्रमित कर सकते हैं, भले ही बुजुर्गों को टीका लग गया हो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बच्चे जो अनवैक्सीनेटेड हैं, अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उन बुजुर्गों के पास कम से कम जाएं, क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं। तमाम आशंकाओं और दावों के बीच राहत की बात यह है कि जल्द ही 2 बड़ी कंपनियों के बच्चों का टीका लेकर आने की खबर है, जिससे कोरोना के थर्ड वेव से बच्चों को ज्यादा मुकम्मल सुरक्षा मिल पाएगी। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जालौन में डीएम ने एक अनूठी पहल शुरू की है और इसके तहत कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को ऑनलाइन योग सिखाया जा रहा है, ताकि तन के साथ मन भी स्वस्थ रहे और कोरोना को आसानी से हराया जा सके। जालौन में कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना से 2-2 हाथ करने के लिए योग का भी सहारा ले रहे हैं और उन्हें इसके लिए प्रेरित करने का काम कर रही हैं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन। डीएम ने योग को लेकर एक नई मुहिम योग से निरोग की शुरुआत की है, जिसके तहत होम आइसोलेशन वाले मरीजों को योग शिक्षक ऑनलाइन योग करवा रहे हैं और मरीजों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। इस मुहिम के तहत करीब 1300 से ज्यादा होम आइसोलेट मरीजों को ऑनलाइन योग सिखाया जा रहा है। कि वर्तमान में जालौन जनपद में अब बहुत सारे आपने देखा कोविड केसेस थे, और जब व्यक्ति कोविड से पीड़ित होता है तो कहीं होम आइसोलेशन में यदि है तो उसे कहीं बाहर आने जाने की अनुमति नहीं होती, और ऐसे में उसे मानसिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टियों से स्वस्थ रहने के लिए योगा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन योगा क्लासेस की शुरुआत की थी। योग सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर के मुताबिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से योग सिखाया जा रहा है। जो लोग यहाँ तक आने में सक्षम नहीं है, उन्हें जूम ऐप के जरिए योग सिखाया जा रहा है।
मैं यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही योग सिखाती हूँ। ऑनलाइन मैं उन लोगों को योग सिखाती हूँ जो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं या फिर जो लोग इस कोरोना महामारी में ग्रसित हुए हैं या जिनका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो गया है या जो पहले से बीमार रहे हैं, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के पेशेंट रहे हैं, मैं उन सभी को योग सिखाती हूँ। और यहाँ पे ऑफलाइन भी योगा होता है। 1 साल से योग कर रही हूँ, यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे आके करती हूँ और यहाँ पे टाइम नहीं मिला। जब से महामारी का समय आया है तब से हम लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं और इसमें डीएम मैम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह स्वस्थ जीवन शैली और मजबूत इम्यूनिटी की जरूरत सामने आई है, ऐसे में कोई शक नहीं है कि जिला प्रशासन की तरफ से चलाई जा रही योग से निरोग मुहिम लोगों को स्वस्थ बनाने में मदद करेगी। एबीपी गंगा के लिए जालौन से मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से बहुत दुखद खबर है। एबीपी गंगा संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। 2 दिन पहले ही सुलभ ने अपनी हत्या की आशंका जताई। शराब माफिया से खौफ को लेकर उन्होंने नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई थी। एबीपी गंगा संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव ने एडीजी प्रयागराज जोन को चिट्ठी लिखकर उन्हें जो डर था उससे अवगत कराया था। अब पुलिस का कहना है कि सड़क हादसे में एबीपी गंगा संवाददाता का निधन हुआ। बारिश की वजह से सड़क पर बाइक फिसलने की वजह से, पलट कर गिरने की वजह से, सिर पर चोट लगने की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। अपराधियों को पकड़े जाने की खबर की कवरेज करके घर लौट रहे थे सुलभ श्रीवास्तव। असलहा अवैध पकड़ा गया था, उसी खबर को कवर करने गए थे। शहर से 30 से 35 किलोमीटर दूर वापस लौट रहे थे। पुलिस का कहना है कि बाइक फिसली, बारिश हुई थी, बाइक फिसली, वो गिरे, उनके सिर पर चोट लगी और इस वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन उनके कपड़े फटे हुए थे, शर्ट खुली हुई थी, पैंट भी। और इसके बाद ये कह देना कि सड़क हादसे में मौत हुई है, प्राथमिक जांच में यह सामने आ रहा है, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। एडीजी प्रयागराज जोन को 12 जून को सुलभ श्रीवास्तव ने पत्र लिखा। उसमें वो साफ लिखते हैं कि लगातार उनकी जानमाल को खतरा है, वो डरे हुए हैं, ऐसा लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है। जब भी वो घर से निकलते हैं, उनके घर के लोग भी इस बात से डरे हुए हैं, उन्हें तत्काल जो है सुरक्षा प्रदान की जाए, ये उन्होंने कहा था पत्र लिखकर एडीजी जोन को। और इस बात को एडीजी प्रयागराज जोन स्वीकार करते हैं। पत्र इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। सुलभ की हत्या है या हादसा है, अब यह सवाल खड़ा हो गया है और बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। और सुलभ की मौत पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया है। संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा है, वो लिखते हैं ट्विटर पर, एबीपी न्यूज के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की निर्मम हत्या। शराब माफियाओं के खिलाफ खबर चलाने के कारण उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, जबकि एक दिन पहले सुलभ जी ने एडीजी जोन को प्रयागराज पत्र लिखकर हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन सब सोते रहे। टैग किया उन्होंने एबीपी न्यूज को और एबीपी गंगा को भी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट करके सवाल पूछे हैं और इस मौत पर सवाल खड़े किए हैं। शराब माफिया, लिखती है वो, शराब माफिया अलीगढ़ से प्रतापगढ़ तक पूरे प्रदेश में मौत का तांडव करें, उत्तर प्रदेश सरकार चुप। पत्रकार सच्चाई उजागर करे, प्रशासन को खतरे के प्रति आगाह करे, सरकार सोई है। क्या जंगल राज को पालने पोसने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के पास पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव जी के परिजनों के आंसुओं का कोई जवाब है? यह प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट। समाजवादी पार्टी ने भी एबीपी गंगा संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की मौत पर ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि नेतृत्व संकट से जूझ रहे यूपी में शराब माफिया का सच दिखाने पर एबीपी न्यूज के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हत्या सीएम द्वारा शासित जंगल राज की देन है। डीएम के संरक्षण में चल रहा प्रतापगढ़ में माफिया राज, शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना, हत्यारों को कड़ी सजा मिले। ये समाजवादी पार्टी का ट्वीट है, ऑफिशियल हैंडल से उनके। इसके लिए सीएम द्वारा शासित जंगल राज को जिम्मेदार बताया है समाजवादी पार्टी ने। अजय लल्लू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ट्वीट करते हैं,
प्रतापगढ़ के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई। उन्होंने 2 दिनों पहले एडीजी प्रयागराज जोन को पत्र लिखकर शराब माफियाओं से अपनी जान को खतरा बताया था। न सुरक्षा मिली न जांच हुई। सरकार चुप है क्योंकि यह शराब माफियाओं की सरपरस्त बनी हुई है। उच्च स्तरीय जांच हो। एक और बड़ी खबर लखनऊ से। बिकरू कांड में निलंबित डीआईजी को बहाल करने की तैयारी है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक निलंबित डीआईजी अनंत देव की बहुत जल्द बहाली हो सकती है और इसके लिए डीजीपी मुख्यालय से कवायद शुरू कर दी गई है। हालांकि अनंत देव की विभागीय जांच चलती रहेगी। उन्हें प्राइम पोस्टिंग भी नहीं दी जाएगी, लेकिन पोस्टिंग दी जाएगी। इसके लिए पहल की गई है डीजीपी हेडक्वार्टर्स की ओर से। डीआईजी अनंत देव की जांच चलने तक उन्हें कोई प्राइम पोस्टिंग नहीं मिलेगी, लेकिन बहाली होगी, पोस्टिंग जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बीच विपक्ष ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर बड़ा आरोप लगाया है। इसमें जमीन खरीद को लेकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। प्रभु श्री राम के नाम पर वो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग, उसके पदाधिकारी करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं। आरोप वाकई बहुत गंभीर है। क्या विपक्ष को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर अब ट्रस्ट नहीं रह गया? आखिर मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। एक तरफ राम मंदिर निर्माण के लिए जोर शोर से काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों और महासचिव पर गंभीर आरोप का शोर सुनाई दे रहा है और ये आरोप तमाम विपक्षी पार्टियों ने लगाए हैं। इनके मुताबिक एक जमीन की खरीद में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। विपक्ष के आरोपों में कहा गया है कि अयोध्या में जमीन की गाटा संख्या 243, 244 और 246, जिसकी कीमत 5,79,84,000 रुपये, उसे पहले 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया। फिर कुछ मिनटों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। यही नहीं, 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस भी कर दिए गए। अब विपक्षी पार्टियां जांच एजेंसियों से इसकी जांच कराए जाने की मांग कर रही है। ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5,80,00,000 है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई। भगवान राम के मंदिर के नाम पर करोड़ों का जमीन घोटाला किया गया। पूरे देश के राम भक्त, पूरे देश के हिंदू भारतीय जनता पार्टी के सरकार संरक्षण में आहत हैं। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय विपक्ष को आरोपों को साबित करने की चुनौती दे रहे हैं। मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूं, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए। वहीं अयोध्या से जुड़े तमाम संतों ने आरोपों को गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। संजय सिंह जी ने वित्तीय अनियमितता को लेकर जो आरोप लगाया है, यह बड़ा आरोप है और मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इस जांच में जो लोग पाए जाएं उनको बख्शा ना जाए। देखिए, पहले तो इस प्रकार का संभव नहीं है कि रामलला के लिए ट्रस्ट जो बना है वो इस प्रकार का कोई भी घोटाला करेगा। इस पर तो जांच होने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो लोग गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं उन पर यह आरोप लगाना गलत है। पहले जांच होना चाहिए। बहरहाल मामला गंभीर है और विपक्ष के आरोपों का सच क्या है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीन पर आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बड़े आरोप लगाए।
संजय सिंह ने इस जमीन के सौदे में स्टाम्प खरीद में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया है और जो कुछ कहा है उन्होंने वो अब आप देखिए। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में मिलने वाले चंदे की रकम के बंदरबाट का आरोप आज आम आदमी पार्टी ने लगाया है। बात करेंगे राज्यसभा सांसद संजय सिंह से। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कि इस पैसे से बंदरबाट किया गया है, महंगी जमीनें खरीदी गई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हरीश पाठक और कुसुम पाठक जी से एक जमीन खरीदी गई, गाटा संख्या 243, 44 और 46, और इस जमीन की मालियत है 5 करोड़ 80 लाख रुपए। ये जमीन खरीदी गई 2 करोड़ रुपए में। जमीन जिन लोगों ने खरीदी उनका नाम है रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। जो लोग इस केस में गवाह बने उनका नाम है अनिल कुमार मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय। ये ऋषिकेश उपाध्याय जी हैं जो कि मेयर हैं अयोध्या के, और ये अनिल मिश्रा जी हैं जो ट्रस्ट के मेंबर हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, यही जमीन जो शाम को 7:10 पे खरीदी गई, शाम को 7:10 पे, और यही जमीन 5 मिनट के बाद, उसका भी टाइम मैं आपको दिखा देता हूं, 5 मिनट के बाद 7:15 पे यही जमीन 7:15 पे ये जमीन 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी गई। पूरी दुनिया में 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगे होते हुए सुना है क्या आपने? साफ तौर पर संजय सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले में घोटाला हुआ है, बंदरबाट हुई है उस पैसे की जो लोग राम मंदिर बनाने के नाम पर देश भर से चंदे के तौर पर दे रहे हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि बंदरबाट हुई है पैसे की, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और इसमें इन्वॉल्व है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य। चंपत राय जी की भी बात कर रहे हैं वो। उन्होंने जो 2 विटनेसेस का नाम लिया उनमें से एक इस ट्रस्ट के मेंबर हैं, अनिल मिश्रा। उनका आरोप है और वो उसके लिए कागज भी दिखा रहे हैं कि अनिल मिश्रा गवाह हैं दोनों ही ट्रांजैक्शंस में, दोनों ही खरीदों में, जो कि 5 मिनट के भीतर हुई। 2 करोड़ में जमीन खरीदी और 18.5 करोड़ में उसको खरीद लिया राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने। बड़ी खबर अयोध्या से। जमीन खरीद में घोटाले पर चंपत राय ने पत्र जारी किया है। जमीन को खुले बाजार मूल्य से बहुत कम में खरीदा गया। वास्तु दोष को ठीक करने के लिए आसपास की जमीन को भी खरीदा गया। सियासी लोग भ्रम फैलाने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये क्लैरिफिकेशन दिया है चंपत राय ने। वो कह रहे हैं कि जमीन को खुले बाजार मूल्य से बहुत कम में खरीदा गया है और वास्तु दोष को ठीक करने के लिए आसपास की जमीन को खरीदा गया है। यह तर्क है उनका इस खरीद के पीछे। एक तर्क वो ये देते हैं कि जो बाजार में कीमत है इस जमीन की उससे हमने कम में खरीदा है इसको, और दूसरा इसलिए खरीदा है ताकि वास्तु दोष को ठीक किया जा सके, इसलिए आसपास की जमीनों को खरीदा गया है। ये 2 तर्क अपने डिफेंस में, अपने सुरक्षा में चंपत राय ने जारी किए हैं। तो जमीन खरीद में घोटाले पर चंपत राय ने पत्र लिखकर क्लैरिफाई किया है। उनका यह कहना है, उनका यह तर्क है कि जो खुले बाजार में उस जमीन की कीमत है उससे कम पर हमने खरीदा है। अगली खबर भी अयोध्या से है। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन है। सर्किट हाउस में आज दूसरे दिन की बैठक शुरू हुई। बैठक में निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र मौजूद हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद हैं। आज दूसरा और आखिरी दिन है इस बैठक का। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन है आज। बड़ी खबर यह है कि इस बार बिना मेरिट के ही जारी होंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड के नतीजे। 10वीं और 12वीं के नतीजे बिना मेरिट के जारी होंगे। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षार्थियों को अंक सुधार का भी मौका मिलेगा। तो बिना मेरिट के ही 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हो जाएंगे। परीक्षार्थियों को अंक सुधार का भी मौका मिलेगा।
इधर गाजियाबाद के मुरादनगर से बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के भाई के डर से नरेश त्यागी के बेटे अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। विधायक अजीत पाल त्यागी के भाई पर अपने ही मामा नरेश त्यागी की हत्या का आरोप लगा था। पीड़ितों ने बताया कि विधायक के भाई गिरीश त्यागी हमारे पिता के बाद अब हमारी भी हत्या कर सकते हैं। इसी वजह से लोहिया नगर स्थित आवास को छोड़ने के लिए दोनों भाई मजबूर हुए हैं।